हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और पढ़ाई तो बहुत अच्छी कर ही रहे होंगे क्योंकि एग्ज़ाम भी आने वाला है। कुछ ही दिन रह गए हैं। तो इन दिनों में आपको अब रिवीजन करना है, टेस्ट सीरीज़ अटेम्प्ट करनी है जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो आज इस सेशन की शुरुआत करते हैं। फिर हम कर रहे थे जनवरी 2023 के करंट अफेयर। तो पहले एक हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम वापस आएंगे। आज जनवरी 2023 का करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। अब हम मंथ मंथ में इसको कंप्लीट एक एक वीडियो में इसको कंप्लीट कर लेंगे मंथ का। जो इस वीडियो पर नए हैं या पहली बार देख रहे हैं वो आगे शेयर कर सकते हैं ग्रुप में या अपने स्टेटस में। आई होप कि आप सभी को समझ भी आ रहा होगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कितना समझ आ रहा है, ये सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल रह रही है या नहीं। तो पिछले कल हमने क्या देखा? पिछले कल हमने स्टार्टिंग में देखा था कि विधानसभा अध्यक्षों का अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ जो कि जयपुर में हुआ और ये 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन था, ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स। और सबसे पहले 1921 में शिमला में हुआ। 2021 में ही इसने 100 साल पूरे वर्ष 100 साल अपने पूरे किए। अखिल भारतीय उच्च सर्वेक्षण 2020-21 में हमने देखा ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। इसमें हमने देखा कि छात्र नामांकन में 2019-20 की तुलना में 7.5% की वृद्धि दर्ज की गई है और टोटल स्टूडेंट्स इनरोलमेंट का जो ये है कुल छात्र नामांकन जो है वो अब 4.13 करोड़ तक पहुंच गया है। इसमें आपको SC ST का नामांकन भी था कि कितना बड़ा है। शेष राज्य कौन से हैं, संस्थानों की संख्या आप देखते हैं कि पंजीकृत विश्वविद्यालयों की संख्या सबसे ज़्यादा आपकी कॉलेज की संख्या कर्नाटक में है, फिर तेलंगाना में है, ऐसे करके। विश्व जोखिम रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की जाती है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की जाती है। इसके अलावा इसमें क्या क्या चीज़ें कही गई थी? सेकेंडली हमने देखा कि विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है उसकी स्थापना 1971 में होती है। जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और इसके द्वारा प्रकाशित जो रिपोर्ट्स हैं वो कौन कौन सी हैं? ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट, ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट एंड चीफ इकोनॉमिस्ट आउटलुक रिपोर्ट। शिकायत अपीलीय GAC यानी कि ग्रीवेंसेस अपीलिएट कमेटीज का गठन किया गया है। क्यों किया गया है? सोशल मीडिया और अन्य इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्म के खिलाफ उपयोगितकर्ताओं के शिकायतकर्ताओं के समाधान के लिए। भारत मिस्र द्विपक्षीय संबंध क्यों जरूरी था? क्योंकि मिस्र के राष्ट्रपति अब्दिल फतेह अल सीसी को 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया और साथ ही एक मिस्र की एक सैनिक टुकड़ी ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। फिर नेक्स्ट हमने देखा कि बाघीर पनडुब्बी भारतीय नौसेना में शामिल हो गई है। ये कलवरी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी है। इसके बारे में नेक्स्ट भी है कि 4 तो पहले ही शामिल हो चुकी है, 5वीं ये है और 6ठी अभी होगी, बाघशीर INS बाघशीर जो अभी होगी। और ये कहाँ पर हुआ? महाराष्ट्र के मजगांव डॉकयार्ड की बात हो रही है। ये लद्दाख में अल्पिन लॉन्च किया गया। अल्पिन कैसे है? जैसे कि भूमि का भी एक क्या होगा? आइडेंटिफिकेशन, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे कि आधार संख्या होती है इंसानों के लिए, वैसे ही अल्पिन होगा भूमि के लिए। इससे एक स्कीम और भी रिलेटेड थी, स्वामित्व स्कीम किससे रिलेटेड है? स्कीम फॉर मैपिंग लैंड पार्सल, और इसकी शुरुआत होती है 24 अप्रैल 2020 को। पंजाब स्कूल में स्कूल ऑफ एमिनेंस की शुरुआत होती है। ICC 2020 की टीम की घोषणा, ये इंपॉर्टेंट नहीं था। मार्क्सिस 2023 युद्ध अभ्यास अमेरिका और श्रीलंका के बीच में। ओडिशा का अस्का थाना नंबर 1 बना है पूरे देश भर में पुलिस स्टेशन। तो उड़ीसा के गंजम जिले का अस्का पुलिस थाना और उड़ीसा के गंजम जिले का गंगापुर पुलिस स्टेशन फर्स्ट और सेकंड रैंक। थर्ड में आपका उत्तराखंड के चंपावत जिले की बनवासा पुलिस स्टेशन आ जाता है। उसके बाद हमने देखा ये INS बागीर पनडुब्बी, ये हमने पहले भी देख लिया है। तो इसको सैन शाह के नाम से भी जाना जाता है। दिसंबर 2022 को भारतीय नौसेना को इसको सौंप दिया गया था, लेकिन पूर्ण तरीके से अपनाया अभी गया है इसको। तो मजगांव डॉकयार्ड शिपयार्ड लिमिटेड और किसकी सहायता से? फ्रेंच नेवल ग्रुप के सहयोग से इसका निर्माण किया गया है। इसके महत्वपूर्ण बिंदु जो प्रोजेक्ट 75 है उसके तहत बनाया गया है। इसके तहत 6 जो पनडुब्बियां हैं, 6 स्कॉर्पियन क्लास की, INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज, INS वेला, ये पहले से ही नौसेना में शामिल कर दिए गए हैं। और 6ठी पनडुब्बी जो है वो INS वागशीर है और 5वीं अभी कर दी गई है। समतापीय ओजोन परत में सुधार देखने को मिला हुआ है और ये किसके कारण हुआ है? जो पॉलिसीज इस तरीके की अपनाई गई, जैसे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आता है? 1987 में। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन और उपभोग पर नियंत्रण के उद्देश्य के साथ ये समझौता लाया जाता है। मेघालय मणिपुर का स्थापना दिवस मनाया गया 21 जनवरी 2023 को। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स जरूरी नहीं था आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देश का पहला वैश्विक पर्यटन शिखर सम्मेलन, फर्स्ट ग्लोबल टूरिज्म समिट कहाँ पर होता है? न्यू दिल्ली में। और इंपॉर्टेंट है आपका
इसके साथ हमने देखा था 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस महाराष्ट्र के नागपुर में, एक 108th इंडियन साइंस कांग्रेस कहाँ पर हुई? महाराष्ट्र के नागपुर। कॉलेज का नाम है, जहाँ विश्वविद्यालय का नाम है तुकडोजी महाराज विश्वविद्यालय। इंपॉर्टेंट। और इसका जो थीम थी इस बार की, वो थी महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद विमेन एम्पावरमेंट। नेक्स्ट हमारा था भारतीय विज्ञान कांग्रेस, तो 1914 में इसका प्रथम अधिवेशन होता है। ये इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। फिर आपका डीप फेक का बढ़ता खतरा। डीप फेक क्या है कि ताइवान की संसद, डीप फेक पर आएंगे, ताइवान की संसद ने डीप फेक पोर्नोग्राफी को नियंत्रित करने से संबंधित एक मसौदा कानून को मंजूरी दी गई। आपको ये पता होना चाहिए कि डीप फेक क्या होता है। तो एआई मैनिपुलेटेड डिजिटल मीडिया, किसी का चेहरा किसी पर लगा देना, ठीक है, उसके एक्सप्रेशन चेंज कर देना, पोर्नोग्राफी को बढ़ावा देना, इससे बढ़ा दिया जा सकता है। एआई जनरेटेड सिंथेटिक मीडिया और डीप फेक्स। नेक्स्ट है हमारा शिक्षा की वार्षिक स्थिति ASER 2022 की रिपोर्ट। ये रिपोर्ट थी 6 से 14 वर्ष और 15 से 16 वर्ष आयु वर्ग तक ये रिपोर्ट जारी की गई है। अब शुभम गिल का एक दिवसीय क्रिकेट में दोहरा शतक, ऐसे ये दोहरा शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं, जो आपको याद रखना था। ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित ड्राफ्ट नियम। अब ऑनलाइन गेमिंग आपको याद रखना है, क्योंकि भारत में ऑनलाइन गेमिंग अगर देखा जाए तो 13 करोड़ से भी अधिक ऑनलाइन गेमिंग के उपयोगकर्ता हैं, और उसमें से आप देखेंगे कि 40 से 45% जो है वो उसमें महिलाएं हैं, और 200 से अधिक प्लेटफॉर्म हैं। फिर आपका राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन। हमने हाइड्रोजन मिशन के बारे में देखा था, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना ये रखिए कि 90% चांसेस है। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, ग्रे हाइड्रोजन क्या होता है, ये सभी चीज़ें। खैर अगर देखा जाए तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से देखा जाए तो देश में लगभग 2023 तक लगभग 125 गीगावाट 105 गीगावाट की नवीकरणीय या रीन्यूएबल एनर्जी जो है वो उसका प्रोडक्शन किया जाएगा, और प्रतिवर्ष कम से कम 5 मिलियन मेट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा। समग्र रूप से अगर देखा जाए तो 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करके 6 लाख नौकरियां सृजित करना है, और जीवाश्म ईंधन के आयात में 1 करोड़ रुपए से अधिक की शुद्ध कमी लाना तथा देश में वार्षिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में लगभग 50 मीट्रिक टन में की कमी लाना है। अब देखते हैं हम कि हाइड्रोजन तो आपका जिसका प्रतीक H है और इसकी जो परमाणु संख्या है वो 1 है। अगर देखा जाए तो ये सबसे हल्का या अत्यंत ही हल्का रासायनिक पदार्थ है जो ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। और हाइड्रोजन जो है वो एक रंगहीन है, गंधहीन है, स्वादहीन है, नॉन टॉक्सिक है। हाइड्रोजन का अगर ये देखा जाए हमें ब्राउन हाइड्रोजन क्या होता है, जब कोल को हमने हाई प्रेशर पर क्या कर दिया है, हाई प्रेशर हो गया, तो इस हाई प्रेशर पर हमने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, हाई प्रेशर कोयले को उच्च दाब की स्थिति में ट्रांसफॉर्म कर दिया, तो इस प्रक्रिया में ब्राउन हाइड्रोजन का उत्पादन होता है, ठीक है। और इसमें निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को वापस हवा में छोड़ दिया जाता है। अब CO2 जो थी वो कहाँ चली गई, एनवायरमेंट चली गई, इसका मतलब पॉल्यूशन क्रिएट होगा। अब ग्रे हाइड्रोजन में क्या होता है कि मीथेन का दहन करके प्राकृतिक गैस में परिवर्तन किया जाता है और ग्रे हाइड्रोजन उत्पादित होती है। लेकिन इसमें भी जो CO2 है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको गैस में वापस छोड़ दिया जाता है। और ब्लू हाइड्रोजन का उत्पादन भी प्राकृतिक गैस द्वारा होता है, किंतु इसमें अंतिम उत्पाद से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को संग्रहित करके कार्बन उत्सर्जन नियंत्रित किया जाता है। तो ब्लू हाइड्रोजन में भी नियंत्रित किया जाता है, लेकिन यहाँ पर तो उत्पादन ही नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर H2O इसका इलेक्ट्रोलिसिस, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर दिया जाता है, और इस प्रक्रिया का संचालन नवीकरणीय या रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के द्वारा किया जाता है, जैसे पवन, सौर ऊर्जा आदि के द्वारा किया जाता है। फिर आपका केन बेतवा लिंक परियोजना न्यूज में था, इसीलिए। अब क्या है कि यह यमुना की सहायक नदियां हैं तथा इन नदियों का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में है। केन नदी उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में, जबकि बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी में मिलती है। और केन जो नदी है वो पन्ना बाघ अभ्यारण्य से होकर के गुजरती है। फिर हमारा राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना, जो इससे रिलेटेड था। आपका विश्व आर्थिक मंच की बैठक थी, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, कोऑपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड, जो इसकी थीम रही। G20 के IWG की पहली बैठक पुणे में। IWG मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप, इंपॉर्टेंट नहीं उतना, लेकिन अमेरिका की गैब्रियल बनी मिस यूनिवर्स। इस बार भारत से दिविता रॉय जो थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया, लेकिन वो अंतिम जो 5 महिलाएं रही इसमें, उसमें वो नहीं अपना स्थान बना पाई। और इससे पहले
इससे पहले सुष्मिता सेन थी, लारा दत्ता और हरनाज संधू लेटेस्ट 2021 में ये मिस यूनिवर्स बनी। अभी प्रेजेंटली आपको याद रखना है कि अमेरिका की गैब्रियल मिस यूनिवर्स बनी है। सिकंदराबाद, अब चलते हैं आज वाले टॉपिक पर, यहां से आगे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सिकंदराबाद विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ। सिकंदराबाद से लेकर के विशाखापट्टनम तक ये वंदे भारत एक्सप्रेस चलेगी। अब इसके बारे में हमने जानना क्या है। अब देखिए कि क्या है कि यह ट्रेन भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की जाने वाली 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस है। क्योंकि रिसेंटली हमने हिमाचल जी के करंट अफेयर में भी कवर किया था वंदे भारत एक्सप्रेस में, जो ऊना से फ्लैग ऑफ किया था। अब आपको अगर वो नहीं देखा है आपने तो उसको कृपया जाकर के देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में, हिमाचल का करंट अफेयर, जो आपके एचएएस के लिए बहुत रेलेवेंट है और आपके दूसरे अन्य एग्जाम के लिए भी रेलेवेंट है। इसके साथ साथ में ही वंदे भारत ट्रेन के बारे में अगर और जाने तो वंदे भारत ट्रेन पूर्ण रूप से भारत में डिजाइन और निर्मित ट्रेन है। यह बिना इंजन वाली ट्रेन है और यह 160 से लेकर के 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। और पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 15 Feb 2019 में न्यू दिल्ली से बनारस को चलाई गई थी। इंपॉर्टेंट है यहाँ से। नेक्स्ट है हमारा 2025 तक पूरे देश में डॉपलर मौसम वेदर रडार नेटवर्क क्रिएट किए जाएंगे। 2025 तक डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से कवर करने की योजना बनाई गई है। इससे होगा क्या कि यह 400 किलोमीटर के क्षेत्र में रहने वाले मौसमी बदलाव के बारे में जानकारी देता है। इससे आपको पहले पता लग जाएगा कि भैया आंधी आने वाला, तूफान होने वाला है, तो लोग पहले से इसके लिए तैयार रहेंगे और उतना नुकसान नहीं होगा। यह रडार अति सूक्ष्म तरंगों को कैच करता है और हवा में तैर रहे अति सूक्ष्म पानी की बूंदों को पहचानने के साथ ही उनकी दिशा का भी पता लगाने में सक्षम है। भारत का पहला डॉपलर मौसम रडार चेन्नई में 2005 में लगाया था, विच इज इंपॉर्टेंट। यह बूंदों के आकार, उनकी रडार सहित उनकी दूरी, रफ्तार, निम्नलिखित या सभी इनके बारे में जानकारी अपडेट करवाता है। क्यों इंपॉर्टेंट है? मेंस में जब आप लिखेंगे पॉइंट्स में कि आप सोल्यूशन क्या देना चाहते हैं, अगर इतना लैंडस्लाइड हो रहा है, फ्लड हो रहा है, बारिश हो रही है, तो इसके लिए कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन देना पड़ेगा ना। तो मेंस में आप ये लिखेंगे आरआरआर फिल्म को क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड। तो बेस्ट फॉरेन फिल्म के लिए क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड जो था वो आरआरआर को, राजा मौली की जो फिल्म है आरआरआर ने सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म का खिताब जीता। और साथ ही साथ जो इसका गाना था नाटू नाटू, उसके लिए सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार दिया गया। श्रीलंका को हराकर भारत ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। क्यों? क्योंकि भारत ने इस मैच में श्रीलंका को 317 रनों के बड़े अंतर से हराया है, जो कि एक सबसे बड़ा है इतिहास में, एक दिवसीय मैच के इतिहास में ये सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले यह रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के नाम था। यहां पर देख लीजिए दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड आ रहा है। ऑक्सफैम की वार्षिक असमानता रिपोर्ट। ऑक्सफैम की यहाँ पर यह भी पूछा जाता है कि वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा जारी की जाती है। तो ऑक्सफैम की जो वार्षिक असमानता रिपोर्ट है उसमें भारत में 1% अमीर के पास देश की कुल संपत्ति का 40% से अधिक हिस्सा है, विच इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट नामक से यह रिपोर्ट 16 जनवरी 2023 को स्विट्जरलैंड के दावोस में हो रही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में प्रस्तुत की गई। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया। इसका टाइटल था सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट। इसमें यह बताया गया कि भारत में 1% अमीर लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का लगभग 40% हिस्सा है। रिपोर्ट के अनुसार भारत के अरबपतियों पर उनकी पूरी संपत्ति पर 2% की दर से भी अगर कर लगा दिया गया तो इससे देश में अगले 3 साल तक कुपोषित लोगों के पोषण के लिए लगभग 40,000 करोड़ रुपए की जरूरत को पूरा किया जा सकता है। और नीचे की आधी आबादी के पास केवल 3% संपत्ति है। अब भारत में 10 सबसे अमीरों पर 5% कर लगाने से बच्चों को स्कूल वापस लाने के लिए आवश्यक धन की पूर्ति हो सकती है। तो ये सारे के सारे पॉइंट आपके मेंस के लिए बहुत बहुत जरूरी है। भारत में 2020 में जहां पर अरबपतियों की संख्या 102 थी और 2022 में वो आंकड़ा 166 हो गया है। 2022 में वो आंकड़ा 166 हो गया है। ऑनलाइन गेमिंग में पहला उत्कृष्ट केंद्र शिलोंग में। तो ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र शिलोंग में स्थापित किया गया है। डिजिटल इंडिया स्टार्टअप एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाएगा कि सबसे पहला डिजिटल इंडिया स्टार्टअप जो था वो कहां पर लॉन्च किया गया है। तो ये किया गया है आपका शिलोंग में। इसके माध्यम से मेघालय में लगभग 50,000 युवाओं को कौशल में प्रशिक्षित किया जाएगा। नीलकुरिंजी संरक्षित पौधों की सूची में शामिल। नेक्स्ट है हमारा नीलकुरिंजी को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 3 में
3 के तहत सूचीबद्ध किया गया है। अब क्या होगा कि दिक्कत यह है कि नील कुरिंजी जो है वो लुप्त भी तो है नहीं, लेकिन संरक्षित प्रजातियों के तहत एक पौधे के रूप में शामिल है। क्यों? क्योंकि पौधों को उखाड़ने या नष्ट करने वाले व्यक्तियों पर 25,000 रुपये का जुर्माना और 3 साल की जेल हो सकती है। नील कुरिंजी की खेती और उसके कब्जे की अनुमति नहीं है। और मुन्नार की नील कुरिंजी का खिलना एक प्रमुख पर्यटन आकर्षण है। यहाँ पर लोग देखने आते हैं इसको, नील कुरिंजी को। उनके सूखे फूल से मिट्टी में गिरने वाले बीजों के परिणाम स्वरूप इनके पौधे बनते हैं। अगर फूल तोड़े जाएंगे तो ऐसा होगा नहीं, इसलिए फूल तोड़ने की इजाज़त नहीं दी गई है। और भारत में नील कुरिंजी की लगभग 40 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। यह दक्षिण भारत में ये मिलता कहाँ पर है? बेसिकली दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट के 1800 मीटर ऊंचे शोला मैदान। तो शोला घास के मैदान एग्जाम में पूछा गया था, शोला फॉरेस्ट कहाँ पर पाए जाते हैं? तो वेस्टर्न घाट्स में शोला फॉरेस्ट में यहाँ पर आपको ये नील कुरिंजी देखने को मिलती है। ये एक बहुतायत से उगने वाला एक पौधा है। इसमें फूल 12 वर्ष में एक बार खिलते हैं। नीलगिरी पर्वत का नाम इन्हीं नील कुरिंजी फूलों के आच्छादित होने के कारण पड़ा हुआ है। इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए अगर देखा जाए तो भारत सरकार ने 1972 ईस्वी में 72 में क्या किया कि 72 में वन्य जीवों के शिकार को अवैध घोषित कर दिया और हार्ड मांस और खाल के व्यापार पर रोक लगा दी। 1972 का ये भारत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। लक्षद्वीप से सांसद मोहम्मद फैजल की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है क्योंकि उनको अब 10 साल की सजा सुना दी गई है। इससे पहले हत्या के मामले में दोषी ठहराने के बाद इनको 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। और संसद को, जो सांसद है, इनको अनुच्छेद 102(1)(e) के प्रावधानों में जन प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 की धारा 8 के तहत लोकसभा की सदस्य से अयोग्य ठहरा दिया गया है। अब इंपॉर्टेंट आपके प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद आते हैं त्रिपुरा सरकार की सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम। सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य बच्चों को उल्लास और उत्साहपूर्वक पढ़ाई में सक्षम बनाना है। थोड़ा बहुत याद रख सकते हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच रिपोर्ट 2023 ये क्या कहती है? इसका 33वां संस्करण था के अनुसार अधिकारियों ने वर्ष 2022 के दौरान कार्यकर्ता समूहों एवं मीडिया पर अपनी कार्यवाही को अधिक तीव्र और व्यापक कर दिया है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु देखें तो रिपोर्ट में लगभग 100 देशों में मानवाधिकार स्थितियों की समीक्षा की गई है। रिपोर्ट में पाया गया कि केंद्र सरकार हिंदू बहुसंख्यक विचारधारा को बढ़ावा दे रही है तथा अधिकारियों और समर्थकों को धार्मिक अल्पसंख्यक के खिलाफ भेदभाव व्यवहार करने एवं कभी कभी हिंसक कार्यवाही करने हेतु उकसाती है। अब ये दिक्कत जो है ये आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तो जरूरी है नहीं और ना ही प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ जाएंगे आपको कि ह्यूमन राइट्स वॉच 2023 में क्या कहा गया कि इनकी हिंदूवादी जो धारा है, विचारधारा है, उसके कारण हिंसक ये घटनाएं हुई हैं, ऐसा तो नहीं पूछा जाएगा। लेकिन याद रख सकते हैं इसको, अनुच्छेद 370 को हटाने और 3 साल पश्चात भी 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध जारी रखा है। ये आपको याद रखना है प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से। ह्यूमन राइट वॉच एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1978 में हेलसिंकी वॉच के रूप में हुई थी। इसका उद्देश्य हेलसिंकी समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले देशों के अधिकार के हनन की जांच करना है और इसका मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में है। इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। मशहूर सिंगर लिसा मैरी प्रेसी का निधन। तो नाम ही याद रखना है आपका, नाम इसकी ज़्यादा इनके बारे में याद नहीं रखना है कि मशहूर सिंगर लिसा मैरी प्रेसी, क्योंकि पूछा जाएगा कि लिसा मैरी प्रेसी जिनका हाल ही में निधन हुआ वो किससे संबंधित रखती थी। नेक्स्ट है भारतीय मूल उषा रेड्डी कसांग में सीनेटर निर्वाचित हुई हैं। तो भारतीय मूल की उषा रेड्डी कसांग यानी अमेरिका के कसांग राज्य का नया सीनेटर उनको निर्वाचित किया गया है। सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट रिपोर्ट द इंडिया स्टोरी, ये तो हमने पहले कर लिया है अभी पहले। सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ऑक्सफैम के द्वारा ये रिपोर्ट, ऑक्सफैम इंटरनेशनल के द्वारा ये रिपोर्ट जो थी वो जारी की गई थी। हेनले पासवर्ड इंडेक्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम। लंदन बेस्ट ग्लोबल सिटीजनशिप एंड रेजिडेंट एडवाइजरी फर्म हेनले एंड पासवर्ड पार्टनर्स ने 2023 के लिए विश्व के देशों के पासवर्ड की रैंकिंग जारी की है। आपको रखना है याद भारत का रैंक। तो भारत का रैंक इसके अनुसार है 85th। पड़ोसी देश जैसे कि आपका भूटान हो गया 90 है, चाइना का 66 है, बांग्लादेश का 101 है 101,
और इस इंडेक्स के अनुसार सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जो है वो जापान का है, इसके बाद दूसरा सिंगापुर और साउथ कोरिया का है। चौथे नंबर पर फिनलैंड, इटली और लग्जमबर्ग है। विश्व के सबसे खराब पासपोर्ट में अफगानिस्तान है। सबसे खराब कौन सा है? अफगानिस्तान। अगर सिक्योरिटी की बेसिस पर, सब चीज़ों के बेसिस पर देखा जाए तो लिस्ट में सबसे आखिरी नंबर पर मौजूद अफगानिस्तान को 27 देश वीज़ा फ्री यात्रा की अनुमति देते हैं। नई रैंकिंग के अनुसार पाकिस्तान विश्व का चौथा सबसे खराब पासपोर्ट है। पिछले साल यह दुनिया का चौथा सबसे खराब पासपोर्ट था। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की अगर बात की जाए तो ये इनके द्वारा जारी की जाए, जो मैंने पहले भी बोल दिया था, तो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। भारत 85वें नंबर पर, तो 7 वाले भी याद रखना है। पहले नंबर पर जापान है। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार का निधन, याद रखना है सिर्फ, पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार का निधन, और मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ। बिहार के मधुपेरा सीट से ये कई बार सांसद बने, तो इतना आप याद रख सकते हैं। इनके अपनी खुद की पार्टी भी बनाई थी, लोकतांत्रिक जनता दल शुरू की थी इन्होंने। फिर है आपका 5G सक्षम ड्रोन। 5G सक्षम ड्रोन, तो भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन यानी कि 5G इनेबल्ड ड्रोन को विकसित किया गया है, जो वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग में सक्षम है। इस ड्रोन को स्काई वॉक नाम दिया गया है। अगर पूछा जाए कि जो भारत का पहला जो 5G ड्रोन है उसको क्या नाम दिया गया है, तो स्काई वॉक उसका नाम दिया गया है, जिसका उपयोग रक्षा और चिकित्सीय अनुप्रयोगों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी किया जा सकता है। तो स्काई वॉक ड्रोन एक बार में 10 किलोग्राम का पेलोड लेकर के लगभग 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ड्रोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और थर्मल इमेजिंग जैसी क्षमताओं से भी लैस है। कोस्ट गार्ड में कमला देवी जहाज शामिल। और कमला देवी क्यों नाम रखा गया इसका? क्योंकि वो एक सामाजिक और आर्थिक बेहतरी के लिए उन्होंने काम किया। उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और रेमन मैग्सेसे सम्मान दिया गया उनको, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया। भारतीय तटरक्षक बल यानी कोस्टल गार्ड को 11 जनवरी एक नया स्वदेशी गश्ती जहाज कमला देवी शामिल किया गया है, विच इज इंपॉर्टेंट। और इसके साथ में ही आपने ये भी याद रखना है कि कमला देवी क्यों रखा गया है। कमला देवी 5 फास्ट पेट्रोल वेसल की श्रृंखला में 5वां जहाज है, जिसे GRSE कोलकाता द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है, जो मेक इन इंडिया विजन के इसके अनुरूप है। ये 5वां जहाज है, तो ये भी आप याद रखते हैं। इस जहाज का नाम समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी कमला देवी चट्टोपाध्याय के नाम पर रखा गया है। गिटार वादक जेफ बेक का निधन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023, तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ था, इसीलिए ये उतना इंपॉर्टेंट। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। समिट का 7वां संस्करण मध्य प्रदेश सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। इस समिट में पर्यावरण संरक्षण का विशेष ध्यान रखा गया है, जो पूरी तरह से कार्बन न्यूट्रल और जीरो वेस्ट पर आधारित है। ठीक है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का एक आर्थिक थिंक टैंक के साथ साथ एक व्यापारिक सूचना कंपनी के रूप में कार्य करती है, और इसकी स्थापना 1976 में हुई थी, क्योंकि इसी के द्वारा जारी किया जाता है ये। गुजरात शीर्ष निवेश स्थल। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार गुजरात घरेलू और विदेशी दोनों स्तर से नए निवेश को आकर्षित करने में शीर्ष राज्य है, विच इज इंपॉर्टेंट। जहां पर लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो गुजरात घरेलू लोग भी चाहे वो बाहर के लोग हो, तो जहां पर उनको लगता है कि यहाँ पर इन्वेस्ट करके फायदा है, तो गुजरात उससे सबसे पहले नंबर पर आता है। और दूसरी पसंद फिर राजस्थान है, फिर महाराष्ट्र, उड़ीसा, ये फिर तीसरे चौथे नंबर पर आ जाते हैं। और बात हुई है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, तो 1976 में इसकी स्थापना हुई। पृथ्वी शॉ का रणजी ट्रॉफी में 13 शतक, याद रख सकते हैं कि इनका ये 13 शतक है, और ये दूसरा सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है। ठीक है जी। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर। RRR की गीत नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब अवार्ड, ये पहले भी बता चुका हूं, लेकिन फिर से याद रखिएगा कि RRR की गीत नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया गया है। और ये 1920 के दशक 2 भारतीय स्वतंत्रता सेनानी अल्लारू सीताराम राजू और कोमाराम भीम के जीवनी पर आधारित है, जो RRR मूवी है। RRR मूवी किस पर आधारित है? 2 भारतीय स्वतंत्रता आंदोलनकारी अल्लूरी सीताराम राजू और कीमाराम भीम की जीवनी पर आधारित है। अमृत भारत स्टेशन योजना। रेल मंत्रालय ने स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए एक नई नीति की घोषणा की है। इसे अमृत भारत स्टेशन का नाम दिया गया है, ये याद रखना। इसमें यानी कि जो यहाँ सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं को और अधिक बढ़ाना है, सिंपल सी बात है। भारतीय भू स्थानिक नीति।
मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बाद नेशनल जियो स्पेशियल पॉलिसी 2022, याद रखना है मेंस के लिए, प्रीलिम के लिए उतना ज़रूरी नहीं है कि नेशनल जियो स्पेशियल पॉलिसी के बारे में आप बताइए ज़रा। इसमें होता क्या है कि भू स्थानिक डेटा में क्या होता है, समय आधारित डेटा है जिसे पृथ्वी की सतह पर किसी विशेष स्थान से संबंधित माना जाता है। अब किसी निश्चित स्थान पर किस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उन सभी को या मैपिंग करके इन सभी चीज़ों का आंकलन इसके द्वारा किया जाता है, भूस्थानिक डेटा के द्वारा किया जाता है, जैसे कि जीआईएस हो गया, भौगोलिक सूचना प्रणाली हो गया, जीपीएस हो गया, इंटरनेट मैपिंग टेक्नोलॉजी हो गया। तो ये सभी इसके उदाहरण हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा घरेलू प्रवासी मतदाताओं हेतु रिमोट वोटिंग प्रणाली। घरेलू प्रवासी जो इधर से उधर गए हैं लेकिन उनको वोट करना, अब अपने गांव जाएंगे फिर वोट करेंगे, इसलिए वो कहीं से भी अब वोट कर सकते हैं, तो उनको अपने गृह राज्यों में यात्रा ना करनी पड़े, इसके लिए ये नया सिस्टम लाया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और रिमोट ईवीएम एक स्टैंड अलोन डिवाइस है जिसे संचालित करने के लिए कनेक्टिविटी की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये वोटर जो टर्नआउट है, यानी कि वोटर ज़्यादा से ज़्यादा आए वोट करें, उसको बढ़ाने के लिए ये स्टेप लिया गया है। यूरोजोन और शेंगेन क्षेत्र में शामिल हुआ क्रोएशिया। यूरोजोन और शेंगेन क्षेत्र ये दोनों क्या है अब, तो क्रोएशिया ने वर्ष 2023 में यूरोपियन संघ की सदस्यता ग्रहण की। यह शेंगेन क्षेत्र में शामिल होने वाला 27वां और यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां देश बन गया है, विच इज इंपॉर्टेंट। तो एक तो आपको स्टेटमेंट पूछा जाएगा, पहला तो यही पूछा जाएगा कि हाल ही में किसके द्वारा यूरोपियन यूनियन की सदस्यता ग्रहण की, पहला ये हो गया। फिर ये शेंगेन क्षेत्र में अपनाने वाला, शेंगेन क्षेत्र में देश इसको अपनाने वाला कौन सा देश हो गया है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। फिर अब तक क्रोएशिया की मुद्रा कुना, कौन सी मुद्रा थी, कुना, लेकिन अब क्या हो जाएगी उसकी मुद्रा, यूरो, अब हो जाएगी उसको यूरो, क्योंकि यूरोपियन यूनियन की जो करेंसी है वो सभी क्या है, यूरो है, एक ही करेंसी है सभी की। पहले क्रोएशिया की मुद्रा थी कुना, अब हो जाएगी यूरो, और साथ ही साथ में ये शेंगेन क्षेत्र में भी शामिल हो गया है। अब ये शेंगेन क्षेत्र क्या है, शेंगेन क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र के रूप में माना जाता है जहां यूरोपियन देशों के नागरिकों की मुक्त और अप्रतिबंधित आवाजाही, फ्री एंड अनरेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट के लिए अपनी आंतरिक सीमा यानी इंटरनल बॉर्डर को समाप्त कर दिया गया है, विच इज इंपॉर्टेंट। अब क्रोएशिया को इसके लाभ क्या होगा, रूस और यूक्रेन युद्ध की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में बढ़ती मुद्रास्फीति के मध्य अपनी अर्थव्यवस्था को सुरक्षित करने में से मदद मिलेगी। फ्रांस के फुटबॉल कप्तान यूगो लोरिस का संन्यास, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी 2 का सफलतापूर्वक निरीक्षण, तो ये कहां से किया गया, बैलिस्टिक मिसाइल है, ओडिशा तट के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षा रेंज से इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। इसे प्रशिक्षण लॉन्च में मिसाइल की सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों को सफलतापूर्वक हासिल किया है। पृथ्वी 2 मिसाइल भारत के परमाणु रोधी क्षमता एक अभिन्न अंग या हिस्सा है। इसकी मारक क्षमता याद रखनी है आपको कितनी है, 350 किलोमीटर। यह पूर्णतः स्वदेश में विकसित मिसाइल है, पूर्णतः स्वदेश में विकसित इंडिजीनियस मिसाइल है ये। 2003 में भारत में सामरिक बल कमान में शामिल पृथ्वी 2 मिसाइल को डीआरडीओ द्वारा भारत के प्रतिष्ठित इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत विकसित किया गया है। पृथ्वी 2 500 से 1000 केजी भार तक हथियारों को लेकर जाने में सक्षम है। इसे तरल और ठोस दोनों तरह के ईंधन से संचालित किया जाता है। भारत और यूके के यंग प्रोफेशनल स्कीम लॉन्च, भारत और यूके ने यंग प्रोफेशनल स्कीम लॉन्च की है, और ये क्यों किया है, जो डिग्री धारक है उनको 2 साल की अवधि एक दूसरे के देश में रहने की अनुमति मिल जाए काम करने के लिए, और भारतीय और ब्रिटेन लोगों को अंतर्राष्ट्रीय अनुभव प्राप्त करने और अपने सांस्कृतिक क्षैतिज का विस्तार करने का अवसर प्रदान करती है। तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन याद रख सकते हैं। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का आयोजन कहां पर किया गया है, मुंबई में किया गया है। इसका थीम था विजन 2030 स्पाइसेस। अब ये पूरी फुल फॉर्म है, अगर याद रखनी है तो रख सकते हैं आप। यह आयोजन विभिन्न व्यापार और निर्यात किसानों के सहयोग से स्पाइस बोर्ड इंडिया द्वारा किया जाएगा। 2 वर्षीय आयोजन है ये। मसाला क्षेत्र में समस्याओं और संभावनाओं पर विचार विमर्श करने के लिए वैश्विक मसाला उद्योग को एक साथ लाता है। जैक मा चीन के फिनटेक प्लेटफॉर्म एंड ग्रुप से बाहर हो चुके हैं।
तो जैक मा एक वक्त वो सबसे अमीर व्यक्ति देश के सबसे पूरे विश्व भर के सबसे अमीर व्यक्ति थे 2020 में, लेकिन अब उनकी जो नेटवर्थ है उसमें बहुत कमी आई है। उनकी जो नेटवर्थ है वो कितनी रहेगी, 34.1 अरब डॉलर रहेगी और वो दुनिया में अमीरों की सूची में 34वें नंबर पर पहुंच गए हैं। अब जैक मा फिनटेक प्लेटफॉर्म एंड ग्रुप के संस्थापक हैं। एंड ग्रुप चीन ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा की सहयोगी कंपनी है, वे अलीबाबा के भी सह संस्थापक हैं। इससे पिछले 2 वर्ष पूर्व शेयर बाजार में कदम जमाने के तुरंत बाद नियामक कार्रवाई को कारण बताया जा रहा है और एंड का 37 अरब डॉलर का आईपीओ 2020 में अंतिम समय पर रद्द किया गया, जिसके बाद कंपनी का पुनर्गठन किया गया। जब उनका आईपीओ फिर से उस कंपनी के आईपीओ का फिर से पुनर्गठन किया गया, रद्द किया गया, उसका फिर कंपनी को फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया गया, कि यानी कि चेंज फेरबदल उसमें किए गए। गौंड जनजातीय समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। आपको ये याद रखना है कि अनुसूचित जनजाति का दर्जा आखिरकार कौन दे सकता है। अभी हाल ही में हाटी वाला इशू बहुत जोरों शोरों चला हुआ था, इसलिए हाटी से क्वेश्चन आने की संभावना बन जाती है, क्योंकि एसटी का दर्जा तो हाटी को भी मिल चुका है। अब आपको पता होना चाहिए कि किसके द्वारा ये दिया जाता है। अब अगर पहले हम गौंड की बात करें तो 4 जिलों में गौंड समुदाय, उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में गौंड समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का प्रयास करता है। तो इसके बाद यहाँ एससी लिस्ट से अनुसूचित जाति से उनको अनुसूचित जनजाति में स्थानांतरित किया जाता है। गौंड जो है वो एक द्रविड़ जातीय भाषाई समूह है। वे भारत में सबसे बड़े जनजातीय समूह में से एक है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश यहाँ पर ये पाई जाती है। अनुसूचित जनजाति की सूची में संशोधन करने की प्रक्रिया देखिए क्या है। भारतीय संविधान कौन से आर्टिकल 342(1) के तहत राष्ट्रपति किसी जाति, नस्ल, जनजाति अथवा उसके समूह को चिन्हित करने की शक्ति है उसके पास। और भारतीय अनुच्छेद 342(1) के अनुसार राष्ट्रपति किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल से सलाह के बाद अधिसूचना जारी करेगा। आदिवासी जाति या आदिवासी समुदाय या आदिवासी जातियों या आदिवासी समुदाय या समूहों को निर्दिष्ट कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी जो पावर्स हैं वो कहाँ पर हैं, राष्ट्रपति के पास हैं। नेपाल के नए प्रधानमंत्री तथा भारत नेपाल संबंध, नाम याद रखना है। नेपाल के नए प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। पुष्प कमल दहल प्रचंड। ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता रहमान राही का निधन। तो प्रसिद्ध कवि और जम्मू कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रोफेसर रहमान राही का 9 जनवरी 2023 को निधन हो गया। वे 98 वर्ष के थे। 2007 में देश का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार ज्ञानपीठ उनको दिया गया। नौराज सावा के लिए भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया, तो ये याद रख सकते हैं। नोवाक जोकोविच ने एडिलेड इंटरनेशनल एक खिताब जीता। तो ये सिंपल से पहले वाली याद रखिए कि सारी याद रखने की जरूरत है नहीं इसके बारे में। इंडियन बैंक को श्रीलंका के वोस्त्रो खाता खोलने की मंजूरी। तो इंडियन बैंक को श्रीलंका के 3 बैंकों के विशेष रूपी रुपी वोस्त्रो अकाउंट्स खोलने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिल गई है। वोस्त्रो अकाउंट क्या होता है कि यह एक ऐसा अकाउंट होता है जो बैंक दूसरे बैंक के लिए खुलता है। एक बैंक जो दूसरे बैंक के लिए खुलता है, अर्थात खाता विदेशी बैंक का होगा लेकिन करेंसी उस देश की होगी जहां वोस्त्रो अकाउंट खोला जाएगा। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस व्यवस्था के जरिए आयात इंपोर्ट करने वाले इंपोर्टर रुपए में पेमेंट भुगतान करेंगे और इस भुगतान का विदेशी बैंकों के स्पेशल वोस्त्रो अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। यानी कि क्या होगा कि एक बैंक ने दूसरे बैंक के लिए एक खाता खोल दिया है, दूसरे बैंक के लिए अपना एक अलग से बैंक खोल दिया है। तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स 2022 की लिस्ट जारी हुई है, जिसमें 3 नाम आपको याद रखने हैं। पहला एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक। ये 3 बैंक जो हैं ये डीएसआईबी हैं, यानी कि डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। कोलकाता में 9 से 20 जनवरी, ये याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध में है। विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज गंगा विलास। विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज, रिवर में जाएंगे, आपने क्रूज देखा, क्रूज पार्टीज आपने देखी होंगी, है ना, जो पर्यटन को बढ़ावा देता है। तो ये लग्जरी क्रूज भारत और बांग्लादेश के 5 राज्यों में 27 नदी प्रणालियों में 3200 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेगा।
यह काशी के सारनाथ से असम के माजुली, पश्चिम बंगाल और सुंदरबन आदि धार्मिक और प्राकृतिक स्थलों की यात्रा भी करवाएगा। इंपॉर्टेंट है आप एग्जाम के लिए। तलचर उर्वरक परियोजना का परिसंचालन। तलचर उर्वरक परियोजना भारत का सबसे बड़ा और पहला कोयला गैसीकरण संयंत्र होगा। कोल गैसिफिकेशन, कोल गैसिफिकेशन इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। कोल गैसिफिकेशन का पूरा के पूरा कंसेप्ट देखिए किस तरीके से ये काम करता है। तो तलचर एक कोयला गैसीकरण संयंत्र है जो अक्टूबर 2024 तक ये काम करना शुरू कर देगा। यह परियोजना 2023-30 तक 100 मीट्रिक टन कोयले को गैसीफाई करने के घोषित लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगी। 4 अन्य संयंत्र भी है जैसे रामागुंडम, गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी स्थित संयंत्र पहले ही देश में यूरिया का उत्पादन कर चुकी हैं। तो कोल गैस, इस कोल को कन्वर्ट करना किसी दूसरी चीज में, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। इसमें बीच में सिन गैस का भी कंसेप्ट आता है जहां पर सिन गैस बनती है, SNGAS, ऐसा ही है कुछ, आप देखिएगा जरा, स्पेलिंग गलत हो सकती है, देख लीजिएगा। फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1961 में हुई थी। यह भारत का एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है, ये इस चीज से रिलेटेड है। मैरीटाइम एंटी पायरेसी बिल 2022, मैरीटाइम एंटी पायरेसी बिल 2022, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब भी कोई शिप इस तरीके से जा रही है उसमें कई बार चोरी डकैती हो जाती है, तो ऐसे मामले देखे जाते हैं, कई बार लोगों की हत्या हो जाती है। इसके लिए ये मैरीटाइम एंटी पायरेसी बिल 2022 लाया गया है जिसमें सजाओं का प्रावधान किया गया है कि इसको अगर चोरी की तो कितना ये जुर्माना पड़ेगा, अगर किसी की डेथ हो गई तो क्या होगा। Line@47 विजन फॉर अमृतकाल, Line@47 विजन फॉर द अमृतकाल शीर्षक से एक प्रोजेक्ट लॉइन दस्तावेज लॉन्च किया गया है। तो गुजरात का बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य, इसकी पहचान एशियाटिक लॉयंस के संभावित दूसरे घर, पोटेंशियल सेकंड होम के रूप में की गई है। यह पोरबंदर के पास स्थित है जो गिर नेशनल पार्क से लगभग 100 किलोमीटर दूर है और शेर के संदर्भ में पृथ्वी पर पाए जाने वाली सबसे बड़ी पशु प्रजातियों में से शेर को वैज्ञानिक रूप से पैंथोरा लियो के नाम से जाना जाता है और एशियाटिक शेरों को IUCN में इंडेंजर्ड घोषित कर दिया गया है, लुप्त प्राय घोषित कर दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है। Line@47 किस चीज़ से रिलेटेड है, एशियाटिक लॉयंस के बारे में थोड़ा बहुत आप याद रख सकते हैं। प्रोजेक्ट लॉइन, आप बताइएगा कि प्रोजेक्ट लॉइन कब शुरू किया गया था। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2022, एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2022, तो ये भी आपका किसके लिए जरूरी है, मेंस के लिए उतना इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम में ज्यादा जरूरी है नहीं। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 में संशोधित करता है जिसे अंतिम बार 2010 में अमेंड किया गया था। सामाजिक प्रगति सूचकांक, सामाजिक प्रगति सूचकांक यानी कि सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स, स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट नामक रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें अगर देखा जाए तो पुडुचेरी को देश में उच्चतम सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स का स्कोर यानी कि 65.99, सबसे ज्यादा स्कोर किसको मिला है, पुडुचेरी को, जिसका श्रेय व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पसंद, आश्रय और जल स्वच्छता जैसे घटकों में इसके उल्लेखनीय प्रदर्शन को बताता है। लक्षद्वीप, गोवा, इनको इसके बाद नंबर मिले हैं। पहला तो क्या आ गया कब, पौंडीचेरी, पुदुचेरी, और दूसरे नंबर पर आ गया आपका लक्षद्वीप, और तीसरे नंबर पर आ गया आपका गोवा। इस तरीके से लास्ट में कौन है, झारखंड और बिहार, सबसे कम स्कोर इनको मिला हुआ है। भारत वर्तमान में सामाजिक प्रगति सूचकांक सोशल प्रोग्रेस में भारत का अगर देखा जाए तो कितना है, 60.19 आउट ऑफ 100, और पूरे विश्व में जो स्थान है वो है 110वां स्थान है। आयरलैंड ने मेटा पर 39 करोड़ यूरो का जुर्माना लगाया हाल ही में मेटा पर, क्योंकि मेटा जो है वो डायरेक्टली फेसबुक ही है ना, फेसबुक, क्योंकि इससे आप कंट्रोल कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। इंस्टाग्राम पर आपको ऐड चलानी है, आपको पोस्ट प्लान करने हैं कि हमको कल ये पोस्ट करना है, चौथे ये पोस्ट करना है, तो वो आप कहाँ से करेंगे, मेटा से करेंगे। तो मेटा पर आयरलैंड के द्वारा 39 करोड़ का जुर्माना लगा दिया गया है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन गोपनीयता का उल्लंघन कर दिया गया है इनके द्वारा, तभी ये लगाया है। प्रसार भारती नेटवर्क को बेहतर करने के लिए बिंड योजना, याद रखना इतना कि प्रसार भारती को और बेहतर बनाने के लिए कौन सी योजना लाई गई है, तो बिंड योजना चलाई गई है, विंड योजना, VIND, दी ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट। राष्ट्रपति द्वारा बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास किया गया।
यह परियोजना सरकारी स्वामित्व वाली फर्म एसजेवीएन लिमिटेड द्वारा अपनी सह कंपनी एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के माध्यम से क्रियान्वयन इसका किया जा रहा है। बीकानेर में सौर ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास राष्ट्रपति जी के द्वारा किया गया और ये 2024 तक इसके चालू होने की उम्मीद जताई जा रही है। राइज राइजिंग देखिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका दिमाग थक चुका है, पढ़ा नहीं जा रहा है, थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, फिर से इसको वहीं से शुरू कर दीजिए, है ना। ऐसा कर सकते हैं आप अगर आपको लग रहा होगा ऐसा तो। राइजिंग इंडिया थ्रू स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट। राजस्थान में माउंट आबू में ब्रह्म कुमारियों द्वारा आयोजित राइजिंग इंडिया थ्रू स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट पर राष्ट्रीय अभियान के शुभारंभ में भाग लिया। तो राइज क्या है, RISE, इसको फुल फॉर्म क्या है, जिसका उद्घाटन हाल ही में राजस्थान में राष्ट्रपति मुर्मू जी के द्वारा किया गया। एग्जाम के लिए क्वेश्चन बन गया। राइजिंग इंडिया थ्रू स्पिरिचुअल डेवलपमेंट एम्पावरमेंट, स्वर्णिम भारत जो है इसका उद्देश्य कि सपने को पूरा करने के लिए भारतीय नागरिकों को आध्यात्मिक रूप से भी सशक्त करना है। फिर है आपका राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी मिल चुकी है। तो भारतीय ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मिशन के लिए लगभग 19,744 करोड़ रुपए होगा। वर्ष 2070 तक, ये तो पहले भी हम पढ़ चुके हैं, 2070 तक शून्य उत्सर्जन के देश के लक्ष्य को हासिल करने में इससे मदद मिलेगी और 2030 तक कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में प्रतिवर्ष लगभग 50 मिलियन मीट्रिक टन की कमी होने की संभावना है। साथ ही प्रतिवर्ष 5 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन होगा। तो हर साल कितना होगा, प्रतिवर्ष कितना होगा, 5 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन होगा। कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन में पहली महिला अधिकारी बनी। ये आप सिंपली याद रख सकते हैं, ज्यादा इससे है नहीं कुछ। और सियाचिन जो है आपको पता है कहां पर लोकेटेड है। मुझे बताइएगा कि कमेंट सेक्शन में सियाचिन की जो नुब्रा रिवर है, सियाचिन के साउथ में है या नॉर्थ में है, बताइएगा जरा कमेंट सेक्शन में। ओडिशा देश का पहला झुग्गी मुक्त राज्य बन गया है। इसके लिए यहाँ पर एक स्कीम भी चलाई जा रही थी, यहाँ पर झुग्गियों को अपग्रेड किया जा रहा था जग्गा मिशन कार्यक्रम के तहत, और ओडिशा देश का पहला झुग्गी मुक्त राज्य बन चुका है। प्रोग्राम कौन सा था वो भी आप याद रख सकते हैं। स्पेसएक्स ने नेटवर्क विस्तार के लिए लॉन्च किए 54 स्टारलिंक उपग्रह। स्टारलिंक उपग्रह जो थे उनकी शुरुआत 2019 में कर दी गई थी स्पेसएक्स के द्वारा ही। तो एलन मस्क की कंपनी है स्पेसएक्स, अपने फॉल्कन 9 रॉकेट से 54 स्टारलिंक उपग्रह को 28 दिसंबर 2022 को लॉन्च किया गया है। 60 से अधिक देशों को इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है वो स्टारलिंक उपग्रह के द्वारा दी जाती है। और इन्हें कहाँ पर रखा गया है, लो अर्थ ऑर्बिट में रखा गया है, क्योंकि 3 ऑर्बिट होते हैं। एक तो आपका लो अर्थ ऑर्बिट हो गया, मिडल अर्थ ऑर्बिट हो गया, फिर आपका जियो स्टेशनरी ऑर्बिट हो गया है। तो 3 तरीके होते हैं। तो लो अर्थ ऑर्बिट का मतलब हो गया कि 90 से लगभग 2000 किलोमीटर के आसपास अगर आप उस ऑर्बिट में उसको रख रहे हैं तो वो आपका लो अर्थ ऑर्बिट हो गया है। स्टारलिंक उन स्थानों पर तेज गति से ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाएगा जहां पहुंच अविश्वसनीय, महंगी या पूरी तरह से अनुपलब्ध है। तो स्टारलिंक ये करेगा, क्योंकि अभी तक जो कनेक्टिविटी है वो तो सभी को मिल रही है ना, आपके घर पे है, आप इंटरनेट चला रहे हैं, लेकिन आप कहीं ऐसी जगह पर चले जाते हैं जहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी कुछ नहीं आती है। तो अब ये 54 स्टारलिंक उपग्रह है नेटवर्क विस्तार के लिए। अब थोड़ा सा और चीजें होगी, जहां पर नेटवर्क नहीं आएगा वहां पर भी नेटवर्क आने की संभावना है। लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा तीसरी बार ब्राजील के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। तो नाम आपको याद रखना है। और साथ ही साथ में गेराल्डो अल्मिकन ने ब्राजील के उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा। आरबीआई ने उत्कर्ष 2.0 लॉन्च किया। आरबीआई ने उत्कर्ष 2.0 नामक नियामक और पर्यवेक्षी तंत्र को मजबूत करने के लिए केंद्रीय बैंक की मध्यम अवधि की रणनीति को दूसरे चरण की शुरुआत की है। अब इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इन सभी का उपयोग किया जाएगा ताकि लोगों तक चीज़ें जो है वो और सिंप्लीफाई होकर के पहुँचे, बैंकों में पहुँचना और ज़्यादा आसान हो लोगों के लिए, ये सब चीज़ें। और 2019 में इस शुरुआत हुई थी उत्कर्ष की। उत्कर्ष अब क्या है, 2019 में शुरुआत हुई है उत्कर्ष की, उसके बाद अब शुरुआत हो रही उत्कर्ष 2.0 की। खान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 8 इको पार्क निर्मित। माइनिंग टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2023 तक 2 और ऐसे पार्क बनकर तैयार हो जाएंगे जो अभी तक पहले बन चुके 8 ऐसे निर्मित किए गए हैं। तो कोयला मंत्रालय पुनः प्राप्त भूमि पर
कोयला भंडार समाप्त होने के, जैसे कोयला भंडार समाप्त हो गया, वहां से सब कोयला निकाल दिया गया, अब वहां पर खान जो थी वो खाली पड़ी है, माइनिंग जहां पर की गई वो स्थान बिल्कुल खाली पड़ा है, सूखा पड़ा है, वहां पर कोई आ नहीं रहा है। अब क्या किया कि वहां पर टूरिज्म लाने के लिए वहां पर पार्क बना दिए गए, तो ऐसे इको पार्क बना दिए जा रहे हैं ताकि वहां पर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए। फिर है आपका अनिल कुमार लाहौटी रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ। तो ये आप सिंपली वन लाइनर याद रख सकते हैं कि नए रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ के बनाया गया, तो अनिल कुमार लोहाटी को बना दिया गया है। रेलवे की ऊर्जा दक्षता योजना, तो जलवायु परिवर्तन एवं संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यूएनएफसीसी के लिए देश की प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में 2030 तक कार्बन तटस्थ बनाने के लिए 5 आयामी योजनाओं का रूपरेखा तैयार कर दी गई है। इस योजना के प्रमुख घटक क्या हो गए, जैसे कि सौर पैनल इनकी स्थापना करना, रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज़ करना ज़्यादा से ज़्यादा, टिकाऊ इमारतें बनाना, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करना, ये सभी चीज़ें। ब्राज़ील के पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी पेले का निधन, तो ये सिंपली आप याद रख सकते हैं, इनको सदी के एथलीट के लिए निर्वाचित किया गया था 1999 में। फिर आपका बॉक्सोस लिमिटेड को एडीबी द्वारा शीर्ष परामर्श फर्म घोषित कर दिया गया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो जल शक्ति मंत्रालय के स्वामित्व वाली वाफकोस, जो जल शक्ति मंत्रालय के अधीन एकमात्र भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र है, जिसको एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा शीर्ष परामर्श फर्म घोषित कर दिया गया है। यह एक मिनी रत्न ये देखिए मिनी रत्न फर्स्ट केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के तत्वाधीन के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र उद्गम है। इस कंपनी की स्थापना 1956 में की गई थी। इसकी स्थापना कंपनी अधिनियम कंपनीज एक्ट 1956 के अंतर्गत 26 जून 1969 को किया गया था। मारुत ड्रोन AG 365 एग्रीकॉप्टर, तो ये क्या है, ये भारत का पहला बहुउपयोगी ड्रोन है, बहुउपयोगी पहला ड्रोन जिसका नाम रखा गया है मारुत ड्रोन। DGCA के द्वारा इसको निर्मित कर दिया गया है, तो इसको आप याद रख सकते हैं। आंग सान सू को 7 साल की सजा, तो सैन्य शासित म्यांमार की एक अदालत ने देश के पूर्व नेता आंग सान सू को फिर से भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराया है और उन्हें 30 दिसंबर 2022 को 7 साल की जेल की सजा सुनाई गई। अब देखिए इनको नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला है, 1991 में इनको नोबेल शांति पुरस्कार मिला। फिर इनके द्वारा 2015 में आम चुनाव में इन्होंने जीत हासिल की और उनके बाद इन्होंने अपनी पार्टी बनाई, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेटिक पार्टी, वो सत्ता में आई, लेकिन अब क्या हुआ, इनको जेल में डाल दी, जेल की सजा सुनाई है 7 साल की सजा। तो ये हो जाते हैं हमारे जनवरी की 2023 के करंट अफेयर, यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। हमने हिंदी में ये करंट अफेयर देखे, बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें देखी हैं। आई होप कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। इसके बिल्कुल शॉर्ट नोट बनाइए, अंत में ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। कल हम शुरुआत करेंगे अब फेब 2023 के करंट अफेयर। तब तक आप पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए और कमेंट सेक्शन पर बताइए आपको समझ आ रहा है। अगर आप यहाँ पर पहुँच चुके हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, थैंक यू।